वेलकम बैक वंस अगेन मिस्टर लिसन। आज हम लोग बात करेंगे रेडिएशन से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन। ये दो लोगों के नाम हैं, एक स्टीफन है और दूसरे बोल्ट्जमैन है। इन्होंने क्या दिया है सुनिए रेडिएशन में। सबसे पहले स्टीफेंस लॉ की बात करेंगे। स्टीफेंस लॉ में थोड़ा एडिशनल टर्म बढ़ा दिया गया है बोल्ट्जमैन के द्वारा, इसलिए वो कंप्लीट नाम बढ़ गया स्टीफन बोल्ट्जमैन। बेसिकली आप लोग जानते हो टेक्नोलॉजी हमेशा इंप्रूव होती है, टेक्नोलॉजी हमेशा मॉडिफाइड होती रहती है। जो आज है उससे बेटर कल आएगा। तो जब स्टीफन ने दिया था अपना लॉ, तो उन्होंने कहा था कोई ऑब्जेक्ट जब हीट लॉस करता है, हीट को रेडिएट करता है, तो उसका जो रेडिएशन का रेट है, इमिशन का रेट है, एनर्जी को बाहर निकालने की जो रेट है, वो डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर पर। किस पर? इसका मतलब क्या सुनना, कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी निकालेगा बाहर के नहीं निकालेगा, तो एनर्जी निकालने की जो पावर है, उसकी कैपेसिटी एबिलिटी है ई, इसको बोलेंगे रेडिएशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एमिटेड एनर्जी कह सकते हो आप सिंपल फॉर्म में। एमिटेड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन टेम्परेचर। जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे न्यूमेरिकल पर्पस में, तो टेम्परेचर किसमें लेंगे आप? केल्विन में। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। सिखाया था मैंने? तो ठीक है, तो ये सुनिए, ये किसने दिया है? स्टीफन ने। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, पूरा बचपन से यही तो सीखते चले आए, कांस्टेंट डालते हैं। यहां भी एक कांस्टेंट डालते हैं, बस यहां कांस्टेंट सिग्मा डालते हैं। क्या डालते हैं? ये जो सिग्मा है ना, ध्यान रखना, सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट। ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई लोग? स्टीफेंस कांस्टेंट। अब बात आती इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए। चलो हम लास्ट में बताएंगे इसको। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। बोल्ट्जमैन ने थोड़ा इसमें चेंज किया, जिसमें एक एग्जांपल बताऊं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक बहुत ज्यादा हॉट कॉफी है, उसका टेम्परेचर 95 डिग्री है। ठीक है, कितना है? तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी कि नहीं एटमॉस्फेयर में? बताओ। अच्छा, निकालेगी। तो जो उसके रेडिएशन करने की जो रेट है, वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे डिपेंड करनी चाहिए, जैसा कि इसमें बताया मैंने। लेकिन ये क्या सीजन के हिसाब से नहीं अंतर होगा इसका? कुछ गर्मियों में भी उतनी हीट देगी क्या, और सर्दियों में उतनी देगी क्या? बताओ। अच्छा, सर्दी में जल्दी जल्दी लॉस होता कि नहीं? आपने देखा, जल्दी ठंडी हो जाती कॉफी, गर्मी में थोड़ा देर से होती है। तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का भी तो असर पड़ता है भैया। ये बात बोल्ट्जमैन ने अलग से बढ़ा दी, और वो जो असर होगा उल्टा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा कूल है तो रेट तेजी से डिक्रीज होगा, कम कूल है एटमॉस्फेयर तो थोड़ा धीमे से कूल होगा। इससे तो आप एग्री होंगे मुझे लगता है। इसको एक और दूसरे सेंस में समझाते। मान लीजिए एक किसी स्टूडेंट का अपना पर्सनल जो खर्चा है पूरे महीने का 5,000 रुपए है, वो पेरेंट्स से लेता है। लेकिन अगर बाय द वे वो 1,000 रुपए का कोई ट्यूशन पढ़ाने लगता है, तो फिर एवरेज कितना बचा? 4,000 ही तो पेरेंट्स की जेब से लॉस होगा। अब तुम कहोगे सर वो उसका अपना पर्सनल सिगरेट का खर्चा होगा, वो नहीं बताएगा घर वालों को, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहने का मतलब वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिवर्स फ्लो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस तरह मान सकते हो आप कि नहीं मान सकते हो? तो जो ये रिवर्स फ्लो है, अगर उस पर ध्यान ना दो तो अलग बात, लेकिन है तो उसका कंट्रीब्यूशन कुछ। या घर में बदले से थोड़ा काम कर रहा हो तो कुछ खर्चे बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बस। तो जब बोल्ट्जमैन ने कहा कि ये जो रेट ऑफ एमिशन है, ध्यान देना प्लीज, ये है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के, लेकिन एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसकी फोर्थ पावर को पहले माइनस कर लो। तो अब जो नया फॉर्मूला तुम्हारे लिए तैयार हुआ, वो क्या तैयार हुआ? देखो, सिग्मा T4 माइनस T0। मैंने T0 किसका लिया टेम्परेचर पता है? यहां टेम्परेचर जो T है, पहले यहां समझ लेना टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है, या बॉडी कुछ भी कह दो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी जिसको हम कूल कर रहे हैं। और T0 हमारा क्या रहेगा? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर, जो भी आप कह दें। ये जो लॉ बना है इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या बोलेंगे?
तो चलिए डेफिनेशन यहीं से शुरू करते हैं। पहले स्टीफेंस लॉ की बात करते हैं। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू, आप लिखना शुरू करें, अकॉर्डिंग टू स्टीफन द emission of energy from a hot object कह दो, बॉडी कह दो, is directly proportional to fourth power of absolute temperature। आप एब्सोल्यूट के ब्रैकेट में केल्विन लिख देना, ठीक है, जिससे तुम्हें याद रहे कि मैं केल्विन में ही लेना है। दैट इज करके फिर ये पूरा फॉर्मूला यहां तक नोट करो और फिर इस जगह लिखना इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इस जगह बीच में इंट्रोड्यूस करना इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग is T0, then अब ये पूरा यहां तक पहुंच जाओ, लास्ट में लिखना है दिस इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बीच में टेस्ट लगा दो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। नोट करो इतना भाई। देखो बात आ गई स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू, ज्यादातर न्यूमेरिकल पर्पस में आपको गिवन होगा। हाँ, यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, फिर बता देता हूं कैसे याद करेंगे। इसकी वैल्यू होगी 5.67 10⁻⁸। ऐसा यूनिट बोली मैंने, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पर केल्विन 4 पावर। ठीक है, यहां पर एक बात और आप समझ लीजिएगा अच्छे से कि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन होगी यूनिट वगैरह पे। तो अगर हम मोर जनरल फार्मूला अगर बनाएं, सुनिए कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, जो मैं मोर जनरल फार्मूला बना रहा हूं, ये रेट ऑफ एमिशन के लिए है। इसमें कभी अगर न्यूमेरिकल सेक्शन में एरिया गिवन हो, ध्यान रखिएगा, टाइम गिवन हो, तो वो सब मल्टीप्लाई में आते चले जाएंगे। इमिसिविटी बोलते हैं, इमिसिव पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिविटी। यानी अगर कभी एरिया या एमिसिव पावर गिवन हो तो इसी यही जो आपने अभी स्टीफन बोल्ट्जमैन का पढ़ा लो, ये वाला, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ई ए सिग्मा T4 माइनस T04। अगर कभी न्यूमेरिकल में एरिया वगैरह की चर्चा की गई हो, वैल्यूज गिवन हो, तो आप सोचोगे कहां पुट कर दें, इसलिए मैंने बता दिया ई ए सिग्मा और ये बनेगा आपका। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टीफेंस लॉ की तो बात हो गई है, अब हम बात करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। वैसे तो एक दो लाइन में इसको हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा में कर्व बना करके आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आया कहां से। देखिए, एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लैम्डा वर्सेस रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी। ध्यान देना, दो एक्सिस हमने बनाए हैं, ये वेवलेंथ है जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसका, और ये उस एनर्जी की वैल्यू है जो इजेक्ट आउट हो रही है हॉट बॉडी से। अगर हमने कोई पहले लो टेम्परेचर लिया, मेरी बात सुनिए, तो हम ऐसे कर्व बनाएंगे तो हमको एक फ्लैट जैसा कर्व मिलेगा। सपोज करिए टेम्परेचर T1 है, मतलब छोटा टेम्परेचर है अभी। अब फिर उस ऑब्जेक्ट को और हीट करिए, फिर स्पेक्टिकल को रिवाइज करिए और ग्राफ बनाइए, तो आप देखेंगे ये कर्व थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा, यानी ये उस T1 से ज्यादा टेम्परेचर है। ध्यान समझना। फिर और हमने बढ़ाया तो थोड़ा और हाइट बढ़ती जाती है। ध्यान देना प्लीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये कर्व शार्प होता चला जाता है। T3, T4 अगर कभी आए बाय द वे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, तो आप इस तरह बनाएंगे। यहां एक ऑब्जर्व करने की जो बात है उस पर मैं फोकस करूंगा। इसका पीक यही तो है कि नहीं, बताओ। इस कर्व का पीक
इस कर्व का पीक और इस कर्व का पीक। आप जरा गौर से देखो, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो पीक अंदर की तरफ घुस रहा है कि नहीं, देखो आप जरा गौर से देखो ये बात। ये जो पीक है लैम्डा की जो वैल्यू के साथ, देखो लैम्डा मिनिमम होता जा रहा है कि नहीं, बताओ। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लैम्डा की वैल्यू मिनिमाइज होती जा रही है, डाउन हो रही कि नहीं, देखो। तो ध्यान रखिएगा, इसी की स्टडी करके वीन ने कहा था कि लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप देखो इस ग्राफ से इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो एक कांस्टेंट आता कि नहीं आता, बताओ। यहां पर एक कांस्टेंट बी डाला है, क्या डाला गया। तो अब जरा ध्यान देना, लैम्डा एम और टी का जो प्रोडक्ट है वो बी है, या यूं कहिए कांस्टेंट है। बी क्या है, एक तरह का लैम्डा एम और टी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। सुनिए जरा वीन्स लॉ का स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, दो स्टाइल है लिखने के। एक तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए जो वेवलेंथ होगी रेडिएशन की और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक तो ये स्टाइल में आप इस लॉ को लिख सकते हो स्टेटमेंट। दूसरा आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, द मिनिमम वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ द रेडिएशन is always inversely proportional to the absolute temperature of the hot body। बोलो भाई, ये दो तरह से हम स्टेटमेंट इसका लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखने से पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए। चलो अच्छा, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थोड़ा सुनिए। देखो यहां पर थोड़ा गौर करिएगा, मैंने लैम्डा मिनिमम वर्ड, ये लैम्डा एम वर्ड यूज किया है, इसका सेंस समझ लेना। ये लैम्डा के सफिक्स में एम क्यों डाला, इसको भी जान लो। स्टेटमेंट में डालेंगे इस बात को कि वो लैम्डा की वैल्यू जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट होते समय मेजर की गई हो। भाई ये पीक क्या बता रहा है, इस समय एनर्जी का हिस्सा सबसे ज्यादा है कर्व में, मैक्सिमम एनर्जी फॉर मिनिमम वेवलेंथ। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट अगर इसका लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ द वेवलेंथ, और ब्रैकेट में लैम्डा एम लिख देना, कोरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी इज inversely proportional to absolute temperature। दैट इज करके ये पूरा नोट कर डालो, फिर बी की वैल्यू लिख देते हैं बस। देखो यहां पर जो बी आया है ना, इसको मैंने कांस्टेंट बोला, वेयर बी इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट। इसको नाम क्या देंगे आप, वीन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए, वीन्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट है ये, बी इज इक्वल टू 2.9 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ये कहां से आया भाई, लैम्डा एम और टी का प्रोडक्ट क्या है, बी है कि नहीं। लैम्डा एम मतलब वेवलेंथ है, मीटर में ले लिया है, और टेम्परेचर को किसमें लेना है, केल्विन में। तो बी का यूनिट क्या बनेगा बताओ। अगर कभी एग्जाम में यूनिट आ जाए, सपोज करो कि इसकी यूनिट बताइए, तो आप क्या बताएंगे, मीटर इंटू केल्विन। डायमेंशन नहीं बना सकते हो, एल इंटू के डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो नोट कर लो इसको।